కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం। स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सरकार की जो रवैया है उससे आज मुझे लगता है पूरी तरीके से तेलंगाना में बहुत ज़्यादा अशांति है। जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें खासतौर पे कालेश्वरम प्रोजेक्ट था उसमें 40,000 से बढ़ के 1,30,000 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट कर दिया गया। मैं समझता हूं ये अपने आप में एक यूनिक उदाहरण है इस देश में कि कोई प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ से बढ़ के 1.25 लाख करोड़ से बढ़ जाए और उसके बावजूद वो काम भी नहीं पूरा हुआ और उसके साथ साथ जो बाकी प्रोजेक्ट्स थे, चाहे पलामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट था जिससे 18 लाख एकड़ का सिंचाई की योजना थी, या नितमपाडू निंदी का प्रोजेक्ट था, इन सब की भी अवमानना करी गई है। मैं समझता हूं जो गत दिनों में चुनाव के परिणाम आए हैं, खासतौर पे हैदराबाद के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव रहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा, इसी के साथ साथ जो बाई इलेक्शन दुबक्का का हुआ अक्टूबर नवंबर 2020 में, और एक प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम देखें तो एक तरफ मुख्यमंत्री की एरिया है, दूसरी तरफ उनके रिश्तेदार का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दोनों के बीच में दुबक्का पड़ता है। उसको भी बीजेपी ने बड़े अच्छे मार्जिन से जीता। इसी के साथ साथ जो हाल में हजूराबाद का बाई इलेक्शन हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और अपेक्षा ना होते हुए भी, सामान्य तौर पे मुझे लगता है मीडिया के मित्रों की भी अपेक्षा नहीं थी कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। पूरी सरकार की, राज्य सरकार की ताकत लगी भाजपा को हराने के लिए, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से भाजपा जीती। मैं समझता हूं 2019 के चुनाव से ही टीआरएस का सिलसिला डगमगाने लगा है। 4 सांसद भाजपा के चुन के आए और उसके बाद से एक के बाद एक जो भाजपा की विजय होती जा रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो तेलंगाना की जनता का विश्वास है, जो प्यार है, जो उनके संवेदनशील नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से तेलंगाना की सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, उसका एक प्रमाण है। आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो चुका है कि तेलंगाना में बदलाव के बादल आ रहे हैं, बदलाव स्पष्ट और निश्चित होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी, ईमानदार, संवेदनशील, जनता की आशाएं, अपेक्षाएं और उम्मीदों को पूरे करने वाली सरकार हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी गारू के नेतृत्व में और लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से, उनके पूरे मेहनत से अब भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की भ्रष्ट और परिवारवाद से घिरी हुई सरकार को खत्म करके भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके डबल इंजन सरकारें तेलंगाना की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पीयूष जी। हमारे बीच में तेलंगाना के हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय जी भी हैं। मेरा आग्रह है कि वे स्थानीय भाषा में मीडिया को संबोधित करेंगे। అందరికీ నమస్కారం। ఇప్పుడే మన కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ పీయూష్ గోయల్ గారు ఈరోజు జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల సందర్భంగా తెలంగాణకు సంబంధించి ప్రత్యేకమైన స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ సందర్భంగా వారి విలేకరుల సమావేశంలో లోపల జరిగినటువంటి కార్యవర్గ సమావేశాలు జరిగిన చర్చ విషయంలో మనకు స్పష్టం చేయడం జరిగింది।
అనేక ఉద్యమాలతోని అనేక పోరాటాల ఫలితంగా అనేక మంది విద్యార్థుల యొక్క తెలంగాణ వాదుల యొక్క బలిదాన ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కష్టపడి సాధించుకున్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో మద్దతు తెలిపింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన భూమిక పోషించింది. దాని ప్రధాన కారణం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క ఆకాంక్షలు, వాళ్ళ ఆశయాలను తెలుసుకొని వీళ్ళు పోరాటం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలనుకుంటున్నారని చెప్పి వాస్తవ విషయాలను గ్రహించి భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చింది. దానికి అనుగుణంగా మద్దతు తెలుపుకుంటూ వచ్చింది. భారతీయ జనతా పార్టీ మద్దతు వల్లనే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడానికి కారణమే నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు. ఒక విధానంతో, ఒక నినాదంతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. ఈ విధానంతో, ఈ నినాదంతో సాధించుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రం దానికి భిన్నంగా ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలో పాలన కొనసాగుతున్నది. ఆకాంక్షలకు, ఆశయాలకు విరుద్ధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాలన కొనసాగుతున్నది. వాళ్ళ నీళ్ల విషయంలో, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విషయంలో, అనేక ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఏ విధంగా అంచనాలు పెంచి, దానికి ఉదాహరణ కాళేశ్వరం 30,000 కోట్ల ప్రాజెక్టు, 40,000 కోట్ల ప్రాజెక్టును ఎగ్దం ఒకటేసారి 1,30,000 కోట్లకు అంచనాలు పెంచి ఏ విధంగా తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసిండో, ఏ విధంగా కమిషన్లు కుట్టుబడి అభివృద్ధి పేరుతోని ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేసిండో ఈ ప్రకటన ద్వారా తెలంగాణ సమాజానికి, దేశ ప్రజలకు స్పష్టం చేసుకున్నాం. 8 సంవత్సరాల కాలంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమీ చేయలేదు. ఇచ్చిన ఏ హామీని కూడా నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వము శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్ని విధాలా సహకరిస్తున్నది, సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కుటుంబం చేతిలో నడుస్తున్నది. తండ్రి ముఖ్యమంత్రి, కొడుకు మంత్రి, బిడ్డ ఎమ్మెల్సీ, కూతురు ఎమ్మెల్సీ, అల్లుడు మంత్రి, వాళ్ళ వియ్యకుని కొడుకు రాజ్యసభ మెంబర్. ఒక కుటుంబమే ఒక క్యాబినెట్గా మారి వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా దోచుకుంటుంది, ఏ విధంగా అవినీతికి పాల్పడుతుందో వాళ్ళ తెలంగాణ సమాజం పాత్ర దేశం మొత్తం కూడా చర్చ జరుగుతుంది. దేశం మొత్తం కూడా దీన్ని చూసి ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నది. కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో అవినీతికి పాల్పడుతూ ఒక కుటుంబం రాజ్యం వెళ్తున్న సందర్భంలో ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ విధంగా మూర్ఖంగా వివరిస్తుందో తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. దీని విషయంలో ఇలా చర్చించనుంది. మా జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి డికే అరుణ గారు దీన్ని స్పష్టం చేసి మా జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశంలో దీన్ని స్పష్టం చేయడం జరిగింది. పూర్తి నాయకులంతా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంత అన్యాయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంది, ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, ప్రజల పాలన గాలి కొదిలేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం ఏ విధంగా జల్సాలు చేస్తుందో ఈరోజు మనం అందరూ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఏ ఆశయాల కోసం, ఏ ఆకాంక్షల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నామో దానికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాలన కొనసాగుతుంది. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక ఉద్యమాలు చేస్తున్నది. ఇవాళ 17 సెప్టెంబర్ విషయంలో దానికి భిన్నంగా ఎన్నికల ముందు ఉద్యమ సమయంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఒక విధంగా వివరించాడు. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా అమరుల త్యాగాలను, గత చరిత్రను తెరమరిగేసి ఆయన కుటుంబం యొక్క చరిత్రను రాబోయేతలకు అందించిన కుట్రలో భాగమే ఈ విధంగా వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి అందుకే ప్రజా సమస్యల పట్ల భారతీయ జనతా పార్టీ ఎప్పటికప్పుడు స్పందిస్తూ వస్తున్నది, అనేక పోరాటం చేస్తున్నది, అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు కూడా ముందుకు వస్తున్నాం. ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ద్వారా కూడా ప్రజలను చేరువయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల సమస్యలు తీసుకున్నాం. ప్రజల నుంచి వస్తున్న స్పందనను చూసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం డిప్రెషన్లో పోయి ఏ విధంగా ఇష్టానుసారంగా వివరిస్తున్నారో తెలంగాణ సమాజం చూస్తూ వస్తున్నది, దేశం చూస్తూ వస్తున్నది. కాబట్టి ఈ ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ముందుకు వస్తాం, తప్పకుండా కష్టపడి పనిచేస్తాం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క నిధులు, నియామకాల విధానంతో ఒక నినాదంతో ఏ విధంగా కష్టపడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడమో దానికి అనుగుణంగా భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఏర్పాటు కోసం తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం. తెలంగాణకు అనుగుణంగా మేము ఉన్నాం. తెలంగాణ అభివృద్ధి కోసం నరేంద్ర మోడీ గారు కష్టపడి ఇలా ఇష్టపడి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి అని చెప్పి ఆలోచనతో ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పకుండా అందరూ సహకరించాల్సిందిగా ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశం తెలంగాణ ప్రజలకు అప్పీల్ చేస్తూ ఉన్నది. ధన్యవాదాలు. धन्यवाद। मेरा आग्रह है जी किशन रेड्डी जी से, हमारे बड़े लोकप्रिय यहाँ के नेता और भारत सरकार में मंत्री हैं, कि वह भी मीडिया के साथियों को संबोधित करें।
तेलंगाना के ओर से, तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के ओर से जो भी हैदराबाद से, तेलंगाना से, बाहर से आए हुए पत्रकारों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 2 दिन से आप लोग 3 दिन से इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए हैं। आप सब लोगों को फिर से पार्टी की ओर से, तेलंगाना का जनता के ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को मालूम है, आप स्वयं तेलंगाना का सरकार कैसा काम कर रहे, आप 2 दिन से देख रहे। हम 1 महीने से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हमारा कार्यकर्ता, मगर पूरा गवर्नमेंट मिशनरी को मिसयूज करते हुए जितने भी हम बैनर्स लगाते हैं उसको तोड़ दिया है। टीआरएस कार्यकर्ता हमारा बैनर से निकाल के उनका बैनर से लगाए, और आज भी देखे आप फुल पेज एड्स। दुनिया में, देश में अलग अलग जगह अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, मगर कोई भी ऐसा गिरावट राजनीति देश में नहीं देखे। वो बोलते हैं तेलंगाना को आके हम क्या कर रहे, हमारा सरकार से सीखने के लिए आए। मैं बताना चाहता हूं, आपसे क्या सीखने का है? आपका फैमिली रूल कैसा है वो सीखने का है क्या? आपका बाप बेटे का सरकार कैसा करे वो सीखने का है क्या? कितना भ्रष्टाचार कर रहे वो सीखना है क्या? कितना आप डिक्टेटरशिप चलाते हो वो सीखना है क्या? और वो बताते हैं, आप देखे होंगे असदुद्दीन ओवैसी जी का स्टेटमेंट, सिर्फ केसीआर ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं सरकार का, स्टीयरिंग मेरा हाथ में, एक्सीलेटर मेरा हाथ में, ब्रेक मेरा हाथ में। ये दोनों, एक ओवैसी सरकार, एक कल्वकुंटला सरकार, दोनों मिलके तेलंगाना को लूट रहे। ये 2 लोगों का राजनीति। अब कोई विपक्ष के नेता, जितने भी एमएलए हो, एमपी हो, कभी अपॉइंटमेंट नहीं देते सर, मगर असदुद्दीन ओवैसी मोटरसाइकिल लेके घर के अंदर बेडरूम के पास जा सकते हैं। यह स्थिति है तेलंगाना में। आज तक वो हमारे को सिखाते कहते, 8 साल से सेक्रेटरीट नहीं आया दुनिया में कोई चीफ मिनिस्टर, ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर दुनिया में नहीं दिखाऊंगा आपको। 8 साल से सेक्रेटरीट एक दिन भी नहीं आया वास्तु के नाम पर। ऐसे सेक्रेटरीट को तोड़ दिया वो हमारे को सिखाते कहते सरकार कैसा चलाना। ये फार्म हाउस में रहते हैं, 1 महीने में 20 दिन फार्म हाउस में रहते हैं, वो हमारे को सिखाते कहते सरकार कैसा चलाना। आपका कैबिनेट मीटिंग नहीं होता, डेली फैमिली परिवार के लोग डाइनिंग टेबल में बैठकर चर्चा करते हैं, वही कैबिनेट है उनके लिए, जनता का, तेलंगाना के जनता के लिए वही कैबिनेट है। वो हमारे को सिखाते कहते कितने सरकार का पैसा खर्च करके लगभग 40 करोड़ रुपए सिर्फ होर्डिंग्स के लिए खर्च किया है, और कितना एडवर्टाइजमेंट के खर्च ले आपको देख रहे हैं, सिर्फ हमारे मीटिंग को काउंटर करने के लिए। उनका मीटिंग किया है, हम कभी नहीं बोले हैं। उनका मीटिंग वो करते हैं, कांग्रेस का मीटिंग वो करते हैं, अलग अलग राजनीति का मीटिंग करते हैं, मगर ऐसा गिरावट राजनीति कर कर सीधा डिप्रेशन में है लोग, डिप्रेशन से ऐसा कर रहे हैं। अब अभी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन के बारे में पीयूष गोयल जी बताए। बिल्कुल आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का जनता से एक आशीर्वाद देने का तैयार है। जनता वेट कर रहे हैं, डरते हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक मोदी साहब के खिलाफ कैसा बोलना, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा बोलना चाहिए, झूठ प्रचार करते हैं, गलत प्रचार करते हैं, विष प्रचार करते हैं। उनके पास कोई प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है। जितने भी तेलंगाना आंदोलन में उनके साथ थे, जो लोग
एम्प्लॉयज हो, टीचर्स हो, जर्नलिस्ट हो, यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने लोग उनके साथ तेलंगाना आंदोलन में थे, एक भी व्यक्ति उनके पास नहीं है। सभी परिवार है उनको आजू बाजू रख लिए। ये मां बाप बेटे का सरकार है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जितने एक आंदोलन करने का एक स्थान था, जलता दिल्ली में जंतर मंतर थे। ये आंदोलन से आगे बढ़कर सत्ता में आए पार्टी है, ये उस आंदोलन ने बंद किया है। हम सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा, हाई कोर्ट को जाना पड़ा। हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आज धरना चौक में धरना करना पड़ते हैं। हैदराबाद में धरना का अगर हमारा पार्टी, हमारा राष्ट्र अध्यक्ष, प्रांत के अध्यक्ष अगर घोषणा किया है, अलग अलग जिलों में अरेस्ट करते हैं सभी लोगों को। हैदराबाद में धरना है तो आदिलाबाद में अरेस्ट करते हैं, हैदराबाद में धरना है तो नालगोंडे में अरेस्ट करते हैं। ये प्रजातंत्र का राज है क्या? ये सीखना है क्या हमारे को? तेलंगाना सरकार ऐसे जो हम इस फैमिली पार्टी को, ये परिवारवाद पार्टी को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता, तेलंगाना का जनता तैयार है। हम कोई इनका जवाबदारी नहीं है, हम जवाबदारी है केसीआर परिवार को जवाबदारी नहीं है। प्रश्न पूछना, हम जवाब देना, हम जवाबदारी है तेलंगाना जनता को। जरूर हम समय के पर तेलंगाना जनता उनको जवाब देंगे। आप सब लोगों को बनाए हुजूराबाद इलेक्शंस में जितना खर्च किया है, इवेंट मैनेजर से लेकर इवेंट मैनेजर से घर घर को पैसे बांटे हैं। उनके कार्यकर्ताओं को पैसे दिए तो सीधा नहीं जाते बोल के इवेंट मैनेजर से पुलिस के साथ लेकर घर घर को पैसे बांटे। मगर पैसा लेने के बाद भी जनता टीआरएस को वोट नहीं दिया है। ये स्टडी कैसे, आप लोग भी स्टडी करना चाहिए हुजूराबाद में जाकर, क्यों नहीं दे वोट। पैसा लेने के बाद भी कोई जनता 23,000 मेजॉरिटी से हम जीते हैं इलेक्शन में। कारपोरेशन जिस शहर में बैठे हैं, इसी जगह कारपोरेशन चुनाव में हर घर को 10-10 हजार फ्लड इफेक्ट के नाम पर सरकार का पैसा बांटा है। इलेक्शन के 10 दिन पहले हर घर को 10,000। फिर भी जनता हमारे को आशीर्वाद दिया है, अच्छा मेजॉरिटी हमारे को जीता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे। हम आने वाले दिन में इस सरकार के खिलाफ और संघर्ष और जारी करेंगे, तेज करेंगे, जनता को संगठित करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारे को पूरा विश्वास है। तेलंगाना जनता भी ये चाहती है, भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए, ये परिवार राज जाना चाहिए, ये फैमिली रूल जाना चाहिए। आप लोग बताना चाहता हूं, वास्तु के नाम पर मुख्यमंत्री घर था पहला, वो घर में नहीं गए, नया घर बना लिया 4 महीने में, करोड़ रुपए खर्च करके 10 एकड़ में घर बना लिया उन्होंने। वास्तु के नाम पर सेक्रेटरीट को नहीं गया। 5 साल 50% पॉपुलेशन महिला है, मगर 5 साल महिला मंत्री भी नहीं है कैबिनेट में, एक मिनिस्टर नहीं था महिला। ये हमारे को राजनीति सिखाते हैं, इनसे हम सीखना क्या? एक महिला को 5 साल कैबिनेट में महिला नहीं रखते हैं, वो हमारे को सिखाते कहते स्टेटमेंट देते। इसलिए हमारे को पूरा विश्वास है, सबसे ज्यादा पेट्रोल रेट तेलंगाना में, हैदराबाद में है, देश में सबसे ज्यादा। ये पेट्रोल के बारे में हमारे को बताते हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोल टैक्स, पेट्रोल डीजल के ऊपर तेलंगाना में है। सबसे ज्यादा लिक्कर सेल तेलंगाना में है, सबसे ज्यादा। रात को 1-1 बजे तक लिक्कर शॉप्स खोले हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये हम अलग अलग स्कीम पर वो बताते हैं, कोई स्कीम हम इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जितने पैसे हैं हमारा हाथ में दे दो, हमारा अकाउंट में डालो। आपको नहीं फ्री चावल देने वाले, आपको नहीं वैक्सीन देने वाले, हमारे को दो पैसे, हम देते हैं चावल। आप ग्राम पंचायत को क्यों पैसे देते हो? नहीं देना चाहिए, हमारे को दो, ये स्टेटमेंट देते। स्टेट लो 14th फाइनेंस के कमीशन के आधार पर, प्लानिंग कमीशन के आधार पर हम पूरा पैसे ग्राम पंचायत को हर साल देते हैं पॉपुलेशन के आधार पर देश भर में। वैसा तेलंगाना को भी आते हैं, वो नहीं लेना चाहते हैं। वो पैसा हमारे को दो, आप लोग ग्राम पंचायत को, स्टेट नहीं देना। एक पैसे भी इस 8 साल में ग्राम पंचायत को पैसा नहीं दिया। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण, केंद्र सरकार के कारण जितने भी गांव तेलंगाना में है
उस हर गांव में सैनिटेशन हो, स्ट्रीट लाइट हो, उस सैनिटेशन के एम्प्लॉइज का सैलरी हो, सिर्फ केंद्र सरकार के पैसे से ही आज गांव चल रहे, 1 रुपए नहीं देते। మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు। రానున్న రోజుల్లో ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి మార్పు రాబోతుంది। నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో మరి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ విజయం సాధించాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు। తప్పకుండా ఆ దిశలో మేము అడిగేస్తాము। ఈ కార్యవర్గ సమావేశాలు ఏవైతే జరిగాయో తెలంగాణ ప్రజల్లో ఒక విశ్వాసం కల్పించేటువంటి ప్రయత్నం ఈరోజు జరిగింది। ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు మేము ఎక్కడనే కాదు తెలంగాణ ప్రజలందరూ ఈ కార్యవర్గ సమావేశాల సందర్భంగా సంతోషంగా ఉన్నారు, స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నారు। प्रमोद प्रमोद प्लीज 1 मिनट सर 1 मिनट। प्रमोद एएनआई। वो तो इन्वेस्टिगेशन में सब चीजें निकलेंगी, पर आज तेलंगाना का हर व्यक्ति जानता है किस प्रकार से यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मैंने अभी उदाहरण दिया, प्रोजेक्ट कॉस्ट 3 गुना जब हो जाता है तो स्वाभाविक रूप में यहाँ पे चीजें गड़बड़ चल रही हैं। विकास के नाम पे लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं, उनकी कोई अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। और वैसे तेलंगाना प्रॉस्परस स्टेट है, हैदराबाद के अच्छे रेवेन्यूज हैं, लेकिन उसके सामने जितना खर्चा होता है वो देख के अवश्य लगता है कि यहाँ गड़बड़ियां है। इसके ऊपर पूरी छानबीन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी। रत्ना सियासत प्लीज। इस क्वेश्चन का तो जवाब देने लायक भी नहीं है। वो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पे आज देश भर में और वास्तव में तो आज जो देख रहा है दृश्य विश्व भर में आज सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो ऐसा कुछ भी वक्तव्य दें तो हंसी के लायक ही है मेरे ख्याल से वो वक्तव्य। और अभी उन्होंने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब हैदराबाद आए तो एक शिष्टाचार तक नहीं दिखाया। लेकिन ठीक है, वो तो जिस प्रकार का कल्चर होता है हर एक व्यक्ति का, जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल होती है उससे पता चल जाता है कि किस प्रकार के नेता को दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यहाँ पे मौका मिला और उन्होंने मौका गंवा दिया। अब मुझे लगता है और ऐसे जो स्टेटमेंट है तो आदमी जब डर जाता है, ये डर का प्रतीक है इस प्रकार के स्टेटमेंट, और वो डर झलक है इस स्टेटमेंट के अंदर। एबीपी तेलुगु से प्लीज रत्ना जी रुक जाइए। स्ट्रैटेजी तो जनता तय कर रही है। थोड़ी प्रेस को बोलते हमारे पार्टी के नेता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो पिछले 2 दिनों में 48 घंटे पूरे प्रदेश में जनता के साथ संपर्क करके आए हैं। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे नेता गए, 2 दिन रहे, जनता से फीडबैक लिया, जनता की तकलीफें समझी, जनता से संपर्क सीधा किया नेताओं ने और फीडबैक लेके आए हैं कि प्रदेश की जनता दुखी है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लगे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है और अवश्य हम अगले चुनाव में हर सीट पर लड़ेंगे और हर सीट पर जीतेंगे।
और वहां पर उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया, प्रधानमंत्री को तानाशाह तक पहुंचाया। मैंने वही कहा ना, जिस प्रकार के अशब्द इस्तेमाल करते हैं वो दिखाता है कि वो पूरी तरीके से डर गए हैं। उनको ध्यान आ गया है कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी लोकप्रियता है, वो उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। आपको याद होगा 2019 में भी उन्होंने चुनाव को एडवांस किया था। वो डरते थे कि 19 के लोकसभा के साथ जो शेड्यूल के साथ अगर चुनाव होगा तो वो हार जाएंगे। उनको ये नहीं ध्यान आया कि उसके बावजूद 2019 में उनके सांसद इतने घट गए। भाजपा के 4 आए, कांग्रेस के जीत के आए, सभी पार्टीज के आए। पर अब जो परिस्थितियां डेवलप हुई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी तेज गति से आगे जा रहे हैं। उनके इन शब्दों से तो मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भारत की लोकतांत्रिक जो परिस्थिति है उसके बारे में पूरे विश्व में तारीफ है। भारत इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। आज भारत में किसी को हमें लोकतंत्र सिखाना नहीं पड़ता है। हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है। हमारे देश में युगों युगों से लोकतांत्रिक परंपराएं चल रही हैं। पायल मेहता। जन की बात तो वास्तव में जनता बार बार दिखा रही है। अभी मैंने हुजूमाबाद का भी जिक्र किया, हैदराबाद का भी आपने देखा था क्या हालत हो गई थी कि उनको, जो व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलते उनको कम से कम जनता ने चुनाव में देखा पहली बार, इस डर के मारे कि उनको लग रहा था कि पूरे रास्ता उनके पांव के नीचे निकलते जा रहे हैं। जहां रही बात रुपए की, पायल जी, मैं आपको और आप सभी मीडिया के बंधुओं को बताऊं, आज भारत का रुपया बाकी देशों के निस्बत ज्यादा स्ट्रांग है। पूरे विश्व में आज जो चुनौती भरी स्थिति है, कोविड के बाद ये युद्ध के अंतर्गत जो सैंक्शंस लगे हैं, ऐसी परिस्थिति में महंगाई एकदम चरम सीमा पे है। महंगाई के साथ साथ विश्व भर में सभी करेंसीज डिप्रिशिएट हुई हैं। भारत की रिलेटिव डिप्रिसिएशन बहुत कम है और इस बात की पुष्टिकरण सभी देशों ने किया है। भारत एक ओएसिस ऑफ स्टेबिलिटी है आज विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो ब्याज के दर हैं वो जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, वो जहां 0.5% ब्याज होता था वहां अब बात हो रही है 1.75, यानी 3.5 गुना ब्याज बढ़ने वाला है। जो महंगाई वहां 1-1.5% होती थी वो 8% से ज्यादा है और ये पूरे विश्व के विकसित देशों की हालत है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महंगाई पे ऊपर भी कम पकड़ के रखी है, लगाम पकड़ के रखी है। ब्याज के दर भी लगभग रीजनेबल है अभी भी, और रुपए की कीमत रिलेटिव टू अदर करेंसीज भारत में स्ट्रॉन्गर है। अखिलेश शर्मा। जो योजनाएं करनी है वो तो चुनाव के बाद एक बार सरकार बन जाए तो हमारे मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट तय करेगा। संजय शर्मा, प्लीज 2 मिनट। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। कुछ दिन से पहला स्थिति नहीं थे, मगर आज कुछ दिन से ऐसा स्थिति है। मगर हम आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं अभी भी बताया, हुजूराबाद में देखे, हैदराबाद में देखे, कितने पैसे खर्च करने के बाद भी तेलंगाना का जनता जिसको चुनना है इसको वोट डाले।